शंकी हत्यारा, खून से लथपथ लाश और बेसबॉल का डंडा। क्राइम स्टोरी। सोमनाथ से जबलपुर तक आने वाले सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन 17 दिसंबर 2018 को शाम करीब 5 बजे जब जबलपुर स्टेशन पहुंची तो सैकड़ों यात्रियों के साथ एक कोच में सवार मनीष वाजपेयी भी प्लेटफार्म नंबर 3 पर उतरे। मनीष वाजपेयी नामर्दा विकास प्राधिकरण में इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी करते थे। मनीष का परिवार जबलपुर के गाड़ा थाने इलाके में इंदिरा गांधी वार्ड की अजनी सोसाइटी में रहता था। मनीष की पोस्टिंग जबलपुर के नज़दीक जिले नरसिंह में थी, इसलिए वह रोज सुबह ट्रेन से जाने के बाद शाम को सोमनाथ एक्सप्रेस से घर आ जाते थे। मनीष के 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा बेटा इंदौर में इंजीनियर है और छोटा बेटा नरसिंहपुर के पास मुगली गांव में अपने नाना जी के पास रहकर खेती का काम संभालता है। इस तरह उनकी पत्नी विनीता दिन भर में अकेली रह जाती थी, इसलिए शाम को स्टेशन से उतरकर घर जाने से पहले मनीष पत्नी को फ़ोन जरूर करते थे ताकि घर की ज़रूरत का सामान रास्ते से खरीद हुए घर पहुँचे। उस रोज भी मनीष ने जबलपुर स्टेशन से बाहर निकलकर पत्नी विनीता से बात की और फिर सीधे घर पहुँचे गए। घर पहुँचने तो उन्हें दरवाजे के चैनल गेट पर अंदर से ताला पड़ा मिला। घर में अकेले रहने पर विनीता चैनल पर ताला लगा देती थी। मनीष ने घंटी बजाई और कुछ देर तक पत्नी द्वारा दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार किया, लेकिन काफ़ी देर बाद भी विनीता दरवाज़ा खोलने नहीं आई तो मनीष ने कई बार दरवाज़ा पीटा व घंटी बजाई। उन्होंने पत्नी के मोबाइल पर भी रिंग की, परंतु कोई परिणाम नहीं मिला। इस बीच पड़ोस में रहने वाले अशोक वर्मा बाहर आए तो मनीष को दरवाजे पर खड़ा देखकर वह 1 मिनट उनसे पास रुककर बात करने लगे। तब मनीष ने विनीता द्वारा दरवाज़ा न खोलने की बात उन्हें बताई तो अशोक शर्मा ने कहा कि हो सकता है विनीता वॉशरूम में हो। अशोक मनीष को तब तक अपने घर चाय पीने के लिए ले गए। मनीष अशोक वर्मा के घर चाय पीते भी कई बार पत्नी का मोबाइल नंबर मिलाते रहे, लेकिन पत्नी के मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी पर वह फ़ोन नहीं उठा पा रही। मनीष परेशान थे कि आखिर वहाँ कहाँ है जो फ़ोन भी नहीं उठा रही। चाय पीने के बाद दोनों फिर बाहर आ गए। मनीष ने फिर से अपने घर की घंटी बजाई पर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मनीष के कहने पर अशोक वर्मा अपने घर के आंगन से बाउंड्री बाल फांद कर मनीष की छत पर पहुंच गए। उन्होंने घर में उतरकर कमरे का नज़ारा देखा तो वहां उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। अशोक को घबराया देख खुद मनीष भी बाउंड्री बाल फांद कर अपने घर में दाखिल हो गए। जब ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी पत्नी विनीता खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। विनीता के गले में पतली रस्सी भी बंधी थी और पास ही खून से सना बेसबॉल का डंडा पड़ा था। यह सब देखकर मनीष अपना होश खो बैठे। उन्होंने तत्काल गैलरी के गेट का ताला तोड़कर पुलिस व एम्बुलेंस को फ़ोन किया। घटना की जानकारी मिलते ही गड़ा थाना प्रभारी शफीक खान पुलिस फोर्स से घटनास्थल पर पहुंच गए।
पहली ही नज़र में साफ था कि विनीता की मौत हो चुकी थी। गले में रस्सी बंधी थी और चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। मामला हत्या का देखकर थाना प्रभारी ने एसपी अमित सिंह, एसपी संजीव उजक, सीएसपी दीपक मिश्रा को भी घटना की जानकारी दे दी, जिससे एसपी उयक और एसपी दीपक मिश्रा के अलावा एफएसएल और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर खान ने पूरे मकान का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि हत्या ने मकान में फ्रेंडली एंट्री की थी। इसका मतलब यह निकला कि हत्यारा विनती का परिवर्तित ही था। घटनास्थल की जांच और जरूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने विनीता की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस ने मनीष से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी शाम करीब 5 बजे विनीता से फ़ोन पर उस समय बात हुई थी जब वह ट्रेन से जबलपुर स्टेशन पर उतरे थे। स्टेशन से घर आने में उन्हें 25 मिनट लगे थे। उसी दौरान विनीता के साथ वारदात हुई थी। चूंकि घर का सभी सामान पुलिस सुरक्षित था, इसलिए हत्या का मकसद लूट नहीं था। 25 मिनट में इतनी सफाई से हत्या भाग ही नहीं सकता था। इससे साफ था कि हत्यारा विनीता के साथ घर में पहले से मौजूद रहा होगा। हत्या विनीता का मोबाइल अपने साथ ले गया। हत्यारा मतलब साफ था कि मोबाइल के माध्यम से हत्यारे की पहचान संभव थी। पुलिस ने मृतक विनीता के मोबाइल फोन कॉल डिटेल निकालवाने के अलावा उसके बैकग्राउंड की भी जांच शुरू कर दी। इसके अलावा मनीष वाजपेयी के यहाँ आने जाने वालों की सूची बनकर सब से भी पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि इन सब में से एक परिचित शहर से लापता मिला। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था, इसलिए पुलिस ने शक की सुई उसी आदमी की तरफ घुमा दी। इसी बीच पुलिस का ध्यान एक ऐसे फ़ोन नंबर की तरफ भी गया जिससे विनीता के पास अक्सर फ़ोन आता था। इस नंबर पर दोनों के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग की पुलिस ने की जांच तो पता चला कि उस नंबर वाला युवक विनीता पर अनैतिक संबंध बनाने का दावा बना रहा था। पुलिस ने इसी बात को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि घटना वाले समय उक्त फ़ोन नंबर जबलपुर में ही था। इतनी ही नहीं, दोपहर 12 बजे से 5:30 बजे के बीच उसकी लोकेशन भी विनीता के घर के पास टावर की टच में थी। यह फ़ोन घटना से 3 दिन पहले से जबलपुर में था और घटना वाले दिन सुबह के समय उस फ़ोन से विनीता से बात भी की थी। इसलिए पुलिस ने पूरा ध्यान इस नंबर पर ही लगा दिया। उस फ़ोन का सिम कार्ड सिकात उर्फ रिंकू पुत्र धर्मनारायण पांडे निवासी बड़ा सिबाला मझनपुर जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के नाम से खरीद गया था। पुलिस ने इस संदिग्ध फ़ोन नंबर्स को सर्विलांस पर लगा दिया। साइबर सेल की मदद से जांच टीम को जानकारी मिली कि उस फ़ोन की लोकेशन कस्बे में कक्षपुर ब्रिज के पास है। टीम तुरंत वहां पहुंच गई। एक युवक को कंचापुर ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना नाम शिवकांत उर्फ रिंकू बताया। उसके कपड़ों पर खून के कुछ दाग मिले, जिससे पुलिस को पूरा भरोसा हो गया कि विनीता का कातिल कोई और नहीं रिंकू ही है। पूछताछ में रिंकू विनीता को जानने से भी इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसका मिलान विनीता के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज से किया तो रिंकू दोपहर लगभग
12 बजे विनीता के घर आता हुआ और शाम 5:30 बजे वहां से वापस जाता दिखा। अब रिंकू सीसीटीवी फुटेज को गलत साबित नहीं कर सकता था, लिहाजा चारों तरफ से घिर जाने पर रिंकू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उससे विनीता की हत्या की जो कहानी बताई वह हैरान कर देने वाली निकली। कोई 25 साल पहले नरसिंहपुर के मुगली गांव की रहने वाली विनीता की शादी नामर्दा विकास प्राधिकरण में कार्यरत मनीष वाजपेयी के साथ हुई थी। दोनों के 2 बेटे हैं। मनीष संपन्न परिवार के अकेले बेटे थे, तो वह विनीता भी उस परिवार की इकलौती बेटी थी। सरकारी नौकरी में मनीष अच्छे पद पर थे, इसलिए घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। पूरा परिवार काफी सभ्य और सुलझे विचारों वाला था। विनीता धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह शहर में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अक्सर शामिल होती रहती थी। विनीता जितनी सुंदर देखने में थी, उतनी ही मन की भी साफ थी। कुछ समय पहले वह एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वृंदावन गई थी। उस कार्यक्रम में कौशाम्बी से शिकायत मिश्रा उर्फ रिंकू फोटोग्राफी करने वहां आया हुआ था। उस कार्यक्रम में शामिल कई लोग रिंकू से अपने फोटो खिंचवा रहे थे। विनीता को ऐसे मौके पर फोटो खिंचाने का शौक नहीं था, इसलिए वह चुपचाप भीड़ से अलग खड़ी थी। इस दौरान रिंकू की नज़र विनीता पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह विनीता के पास आ गया और विनीता से अपने फोटो खिंचवाने का आग्रह करने लगा। पहले तो विनीता ने उसे मना कर दिया, लेकिन जब रिंकू ने जिद की तो विनीता ने अपने कुछ फोटो उससे खिंचवाए, जिसके बाद ऑनलाइन फोटो भेजने के लिए रिंकू ने व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। इसके 2 दिन बाद रिंकू विनीता के सारे फोटो व्हाट्सएप से भेज दिए। साथ ही फोटो खिंचवाने के लिए उसने विनीता का आभार भी व्यक्त किया। विनीता जैसे खुद सरल स्वभाव की थी, वैसा ही वह फोटोग्राफर रिंकू को समझ रही थी, लेकिन रिंकू ऐसा था नहीं। कुछ दिन बाद फोटो मिलने की बात पूछने के बहाने रिंकू ने विनीता को फ़ोन किया और दोस्ती बढ़ाने के लिए वह उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। धीरे धीरे जब उस विनीता के घर का पता सहित उसके बारे में सब कुछ जान लिया तो वह अपनी औकात पर आ गया। व्हाट्सएप मैसेज भेजकर वह विनीता से उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा और बातों बातों में उसने उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। विनीता को यह बात अजीब लगी। कोई दूसरी महिला होती तो शायद वह उसकी शिकायत पुलिस से कर देती, लेकिन विनीता ने ऐसा न करके पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे जितना समझाने की कोशिश करती रिंकू उतनी ही आशिकी भरी बातें करता। विनीता ने एक गलती जो की थी यह थी कि जिस रिंकू ने पहली बार उससे इसका इजहार किया था, उसे रोज उसे बात पति को बता देनी चाहिए थी, पर नहीं बताई। दरअसल उसका सोचना था कि वह अपने स्तर के इस समस्या को सुलझा लेगी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर पहुंचने लगा। समस्या कितनी भी बड़ी है, इस बात का अंदाजा उससे रोज लगा जब रिंकू कई दूसरे कार्यक्रम में फोटोग्राफी करने जबलपुर तक आने लगा। विनीता के घर का पता उसने पहले ही ले लिया था। उसे यह भी मालूम था कि विनीता अक्सर घर पर अकेली रहती है, इसलिए वह रोज अचानक ही वह घर आ धमका। उसके घर आकर भी उससे अपने प्यार का इंतजार करने लगा। इस पर विनीता ने उसे समझाया, देखो रिंकू, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मुझसे इस तरह की उम्मीद करना गलत है। मैं शादी करने की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो केवल साथ में एक रात बिताने की मांग कर रहा हूँ, रिंकू ने बेशर्मी से कहा। उसकी बात पर विनीता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कोई तमाशा खड़ा न हो इसलिए उसे समझा बुझा कर वापस भेज दिया। लेकिन इस घटना के बाद वह
विनीता को व्हाट्सएप पर काफ़ी अश्लील मैसेज भेजने लगा, जिससे तंग आकर विनीता ने उसे सख्त शब्दों में आगे से कोई मैसेज या फ़ोन न करने की चेतावनी दे दी। रिंकू ने पुलिस को बताया कि वह विनीता की खूबसूरती का इतना दीवाना हो चुका था कि वह हर हाल में उसे पाना चाहता था। घटना वाले दिन जब जबलपुर आया तो उसने पहले ही निर्णय कर लिया था कि इस बार विनीता के घर में खाली वापस नहीं आएगा। इसलिए उस रोज मनीषा के नर्सिंग के लिए रवाना होते ही वह उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर यह विनीता पर अपनी बात मनवाने का दबाव बनाने लगा, लेकिन विनीता ने साफ तौर पर उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने रिंकू से वहां से चले जाने को कहा, लेकिन रिंकू उसके घर पर जमकर बैठ गया। इस पर विनीता ने उससे कहा कि अगर अब भी वह सारे रास्ते पर नहीं आया तो उसकी सारी व्हाट्सएप चैटिंग पति को दिखाकर उसकी शिकायत पुलिस से भी कर देगी। पर विनीता की बात का रिंकू पर कोई असर नहीं पड़ा। इस बीच 5 बजे मनीष ने जबलपुर स्टेशन आकर विनीता को फ़ोन किया तो उस समय रिंकू वहीं बैठा था। उसे लगा कि आज विनीता अपने पति को सब कुछ बता देगी, इसलिए विनीता के साथ वह ज़बरदस्ती करने लगा। उसका सोचना था कि वह किसी तरह से संबंध बनाने में कामयाब हो गया तो शायद वह उसकी लेकिन विनीता ने रिंकू को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और बचने के लिए वह ऊपर के कमरे में भागी, जहां पीछे से रिंकू भी गया। उसी समय रिंकू ने साथ लाई पतली रस्सी उसके गले पर कस दी, जिससे उसकी सांस रुक गई। फिर पास रखे बेसबॉल के डंडे से उसके चेहरे पर बेतास बार किए। उसे लगा कि यह मर चुकी है तो वह वहां से विनीता का फोन लेकर भाग गया। उसने विनीता का फोन कचपुरा ब्रिज के पास छिपा दिया था, जो पुलिस ने बरामद कर लिया। रिंकू का सोचना था कि विनीता ने उसकी पहचान के बारे में किसी तीसरे को जानकारी नहीं दी, इसलिए उसका नाम कभी भी इस मामले में सामने न आने पर वह कभी नहीं पकड़ा जाएगा। पर उसकी सोच गलत साबित हुई। पुलिस ने रिंकू से पूछताछ करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। तो कैसी लगी आपको क्राइम स्टोरी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।